गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। हम आईसीएआई के स्टडी मटेरियल से सी इंटर के लिए टैक्सेशन वाला मॉड्यूल पढ़ रहे हैं। आप सैलरी हेड पढ़ रहे थे। हमने लास्ट क्लास में पेज नंबर 3.32 पर यहाँ तक पढ़ लिया था। अब हम नेक्स्ट टॉपिक अपना कवर करेंगे ग्रेच्युटी। ग्रेच्युटी आप पहले भी आपको बताया जा चुका है थियोरेटिकली। ग्रेच्युटी वो अमाउंट होता है जो आपका एम्प्लॉय एज ए वॉलंटरी एज ए गिफ्ट आपको रिटायरमेंट पे देता है, क्योंकि आपने इतने साल उस ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है, आपने अपने एम्प्लॉयर को इतनी सेवाएं दी हैं, तो एज ए गिफ्ट के तौर पे वो आपको एक अमाउंट देता है जिसे ग्रेच्युटी बोला जाता है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। तो हमें अब ये सीखना है कि ग्रेच्युटी जो आपको मिलती है वो कितनी टैक्सेबल होती है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। तो पहले रफली समझ लेते हैं, फिर हम रीड कर देंगे आपके मॉड्यूल से। ग्रेच्युटी जो होती है एज ए गिफ्ट आपको दी जाती है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। तो गवर्नमेंट अगर आप एम्प्लॉई हैं, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, डिफेंस के एम्प्लॉई हैं, ठीक है, तो वहाँ तो 100% एग्जेम्प्ट हो जाएगी, कोई टैक्स नहीं देना होगा। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, चाहे सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं और एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट आपको ग्रेच्युटी का अमाउंट मिलता है, उस पर कोई टैक्स आपको नहीं देना होगा। पर अगर आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, इट मीन्स आप प्राइवेट एम्प्लॉई हैं, तो देखा जाएगा कि आप पे ग्रेच्युटी एक्ट एप्लीकेबल हो रहा है या ग्रेच्युटी एक्ट एप्लीकेबल नहीं हो रहा उस ऑर्गेनाइजेशन में जहां आप काम करते हैं। यानी अगर आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं यानी प्राइवेट एम्प्लॉय हैं, तो सबसे पहले ये चेक किया जाएगा कि आप पे ग्रेच्युटी एक्ट अप्लाई हो रहा है 1972 या नहीं हो रहा है। अब क्वेश्चन उठता है ये अप्लाई कब होता है। वैसे तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, पर नॉलेज के लिए समझ लिया, ऐसी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ 10 से या उससे ज़्यादा वर्कर काम करते हैं, जहाँ 10 या 10 से ज़्यादा वर्कर काम करते हैं, वहाँ पे ग्रेच्युटी एक्ट 1972 एप्लीकेबल हो जाता है। तो अगर आपके क्वेश्चन में साफ साफ गिवन होगा कि वहाँ पे ग्रेच्युटी एक्ट अप्लाई हो रहा है, अप्लाई नहीं हो रहा। अगर ग्रेच्युटी एक्ट अप्लाई किया जाता है तो ये 3 पॉइंट आपको करने होंगे। इन तीनों में से जो अमाउंट कम आएगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अगर आप प्राइवेट एम्प्लॉई हैं और एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट या उस एम्प्लॉय की डेथ हो गई है, डेथ पर होती है तो भी ग्रेच्युटी का पैसा देता है एम्प्लॉय। तो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ पर अगर आपको ग्रेच्युटी का अमाउंट मिलता है और आप प्राइवेट एम्प्लॉय हैं, तो इन तीनों में से जो कम होगा अमाउंट वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। उससे ज़्यादा अगर आपको मिला है तो टैक्स देना होगा। पहला पॉइंट तो वही है, एक्चुअल अमाउंट रिसीव, जो आपको एक्चुअल में मिला पैसा वो लिख दिया जाएगा। दूसरा है लास्ट मंथ सैलरी, आपकी जो लास्ट मंथ की सैलरी है जिस महीने आप रिटायर्ड हो रहे हैं, लास्ट मंथ सैलरी इंटू 15/26, यानी 26 दिन 4 संडे माने हैं टैक्स वालों ने। अगर फॉर्मूले को अगर लॉजिकली समझें तो 26 दिन की इतनी सैलरी तो 15 दिन की कितनी, यानी वो 15 दिन की सैलरी को बेस मान रहे हैं ग्रेच्युटी के लिए, ठीक है, इंटू सर्विस पीरियड इन ईयर्स। सर्विस पीरियड इन ईयर्स, अगर मैं पूरे सैलरी हेड में जहाँ पे भी इन ईयर्स बोलूँगा, सर्विस पीरियड इन ईयर्स, इसका मतलब होगा अगर मोर देन 6 मंथ है तो आप उसे 1 साल मान लेंगे। जैसे मान लीजिए किसी ने 25 साल 8 महीने काम किया और फिर वो रिटायर्ड हो रहा है, तो ये 6 मंथ से ज़्यादा है। अगर एक भी दिन ज़्यादा है तो आप उसे पूरा साल मानेंगे, यानी ये 26 ईयर लिए जाएंगे, माना जाएगा उसने 26 साल यहाँ पे काम किया। यानी ग्रेच्युटी एक्ट के अकॉर्डिंग महीने की जो 15 दिन की सैलरी उसे बेस माना जाता है और जितने साल आपने काम किया उससे मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, तो जो अमाउंट आएगा वो वापस रिवाइज कर लेते हैं। लास्ट मंथ सैलरी, जिस महीने आप रिटायर्ड हो रहे हैं उस महीने की सैलरी आप लिखेंगे। अगर ग्रेच्युटी एक्ट 1972 अप्लाई हो रहा है 15/26 करेंगे इंटू सर्विस पीरियड इन ईयर्स। इन ईयर्स का मतलब होगा कि अगर मोर देन 6 मंथ है, अगर 6 मंथ है तो अब भी आप इग्नोर कर देंगे, 6 मंथ 1 मंथ है तो ले लेंगे। 6 महीने से एक भी दिन अगर ज़्यादा है तो उसको 1 साल मान लिया जाएगा। जैसे किसी ने 25 साल 8 महीने काम किया तो ये मोर देन 6 मंथ है, तो आप मानेंगे उसने 26 ईयर काम किया, तो यहाँ पे 26 साल लिखे जाएंगे। और तीसरा पॉइंट है मैक्सिमम 20 लाख, 20 लाख रुपये। मैक्सिमम का मतलब होता है कि इससे ज़्यादा छूट कभी नहीं मिलेगी ग्रेच्युटी एक्ट में, ठीक है। तो विच एवरेज लेस, जो भी इन तीनों में से कम होगा कंपैरिजन किया जाएगा, वो अमाउंट एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अगर आपको उससे ज़्यादा मिला है तो टैक्स देना होगा। फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ के समय जो ग्रेच्युटी का पैसा मिलता है आपको अपने एम्प्लॉयर से, वो एग्जेम्प्ट होगा। अगर आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो ये देखा जाएगा कि आप पे ग्रेच्युटी एक्ट अप्लाई हो रहा है या अप्लाई नहीं हो रहा। अगर ग्रेच्युटी एक्ट अप्लाई हो रहा है, आपके क्वेश्चन में गिवन होगा कि ग्रेच्युटी एक्ट अप्लाई हो रहा है, तो इन तीनों में से जो अमाउंट कम होगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ। एक्चुअल अमाउंट रिसीव, जितना भी पैसा मिला आपको ग्रेच्युटी का, पहले वो लिख देंगे। दूसरा पॉइंट होगा लास्ट मंथ सैलरी, जो आपकी लास्ट मंथ की सैलरी है वो लिखी जाएगी 15/26। और सर्विस पीरियड इन ईयर्स लिखा जाएगा। इन ईयर्स का मतलब होगा मोर देन 6 मंथ है तो उसे 1 ईयर कंसिडर कर लिया जाएगा। और मैक्सिमम ₹20 लाख। अब यहाँ पे सर लास्ट मंथ की सैलरी में क्या क्या लिया जाएगा। जैसे HRA में हम सैलरी में क्या क्या लेते थे, बेसिक सैलरी लेते थे,
प्लस DA कंडीशनल लेते थे आप, और प्लस कमीशन ऑन सेल बाय फिक्स पर्सन, इन तीनों का टोटल आप HRA में, हाउस रेंट अलाउंस में सैलरी मानते थे कंप्यूटेशन पर्पस के लिए, कैलकुलेशन पर्पस के लिए। तो सर यहाँ पे लास्ट मंथ सैलरी में क्या क्या जाएगा, लास्ट मंथ सैलरी में ग्रेचुइटी एक्ट में बोला गया, एक तो बेसिक सैलरी लेंगे टैक्स वाले बोला, प्लस DA ऑलवेज लेना है, ऑलवेज मतलब चाहे कंडीशनल हो या नहीं हो वही लेना है, बस इन दो का टोटल ही सैलरी माना जाएगा। अगर ग्रेचुइटी एक्ट अप्लाई हो रहा है तो सैलरी में आप दो ही चीज़ें लेंगे, एक तो बेसिक सैलरी, ठीक है, बेसिक सैलरी जो आपकी पे स्केल से निकलती है आप पढ़ चुके हैं, और DA ऑलवेज लेना है चाहे कंडीशनल हो या कंडीशनल ना हो, वैसे आप पढ़ चुके हैं। DA कंडीशनल कब माना जाता है, अगर इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ लिखी आ जाए क्वेश्चन में DNS अलाउंस के बारे में, तो DA कंडीशनल मान लिया जाता है आपका। पहला पॉइंट क्या होता है, इट रिसीव अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये वो टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के अकॉर्डिंग आपको रिसीव होता है। दूसरा पॉइंट होता है फॉर्म पार्ट ऑफ सैलरी, कि वो आपकी सैलरी का फॉर्म पार्ट है, ये लिखा आ जाए क्वेश्चन में, या ये लिखा आ जाए इट इंक्लूड फॉर द रिटायरमेंट बेनिफिट कैलकुलेशन, या फिर रिटायरमेंट बेनिफिट की कैलकुलेशन में ऐड होता है। इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ लिखी आ जाए DNS अलाउंस के बारे में तो DA को कंडीशनल मान लिया जाता है। एक तो फॉर्म पार्ट ऑफ सैलरी है, इट इंक्लूड फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट कैलकुलेशन लिखा आ जाए, या इट इज़ रिसीव अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के अकॉर्डिंग को आपको रिसीव होता है। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो इन तीनों में कंपैरिजन किया जाएगा, इन तीनों में से जो अमाउंट कम होगा वो आपके लिए एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अब मान लो सर वो एम्प्लॉय ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में काम करता था जहाँ पे ग्रेचुइटी एक्ट 1972 अप्लाई नहीं होता है, और उसे एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट या डेथ पर ग्रेचुइटी का पैसा मिल रहा है, तो कैसे सॉल्व होगा, तब भी 3 पॉइंट करेंगे, टैक्स वाले बोला तब भी 3 पॉइंट किए जाएंगे। इन तीनों में से जो कम होगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। पहला पॉइंट वही है, एक्चुअल अमाउंट रिसीव, जितना भी आपको ग्रेचुइटी का पैसा मिला पहले वो लिख लिया जाएगा, एक्चुअल अमाउंट रिसीव। दूसरा सैलरी में यहाँ पे चेंज हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा एवरेज सैलरी, लास्ट में थी लास्ट मंथ सैलरी थी, यहाँ पे हो जाएगी एवरेज सैलरी इंटू हाफ हो जाएगा यहाँ पर, इंटू सर्विस पीरियड इन कंप्लीटेड ईयर। कंप्लीटेड ईयर का मतलब होगा कि अगर मोर देन 6 मंथ है तब भी आप इग्नोर करेंगे, यानी फ्रैक्शंस को इग्नोर कर दिया जाएगा, चाहे मोर देन 6 मंथ हो चाहे लेस देन 6 मंथ हो, आपको ईयर कंप्लीटेड ईयर में लेने हैं। जैसे किसी ने 25 साल 8 महीने काम किया तो आप मंथ को हमेशा इग्नोर करेंगे, यहाँ 25 साल लिए जाएंगे। तो जब भी मैं आपको इस सैलरी वाले हेड में सर्विस पीरियड इन कंप्लीटेड ईयर बोलूँगा, उसका मतलब होगा वहाँ पे फ्रैक्शंस को आपको इग्नोर करना है, डेज को इग्नोर करना है, मंथ्स को इग्नोर करना है, हमेशा कंप्लीटेड ईयर लेने हैं। और तीसरा पॉइंट कॉमन है ₹20 लाख, विच एवरेज लेस, इन तीनों में से जो भी कम हो वो माफ़ हो जाएगा। अगर एम्प्लॉय ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से रिटायर्ड हो रहा है जहाँ पे ग्रेचुइटी एक्ट अप्लाई नहीं होता है, तो इन 3 पॉइंट में से जो कम होगा वो माफ़ हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। पहला पॉइंट है एक्चुअल अमाउंट रिसीव, दूसरा पॉइंट है एवरेज सैलरी इंटू हाफ इंटू सर्विस पीरियड इन कंप्लीटेड ईयर। कंप्लीटेड ईयर का मतलब होगा मंथ्स को, डेज को आपको इग्नोर करना है, ईयर हमेशा कंप्लीट लेने हैं, और ₹20 लाख, यानी ये 2 पॉइंट तो कॉमन है, बस ये बीच वाला पॉइंट डिफर है। ग्रेचुइटी अप्लाई हो रहा है तो लास्ट मंथ सैलरी आती है और 15/26 होता है, और सर्विस पीरियड इन ईयर होता है वहाँ पे, यानी मोर देन 6 मंथ है तो आप 1 साल मान लेते हैं। और यहाँ पे हो जाता है अगर एक्ट अप्लाई नहीं हो रहा है तो एवरेज सैलरी इंटू हाफ इंटू सर्विस पीरियड इन कंप्लीटेड ईयर। अब सर यहाँ पे सैलरी, एवरेज सैलरी का क्या मतलब है, लो टैक्स वाले ने बोला कि पहले तो सैलरी में क्या क्या आएगा। सैलरी का मतलब यहाँ पे वही है जो हाउस रेंट अलाउंस में आप लेते थे HRA में, एक तो बेसिक सैलरी जो पे स्केल से कैलकुलेट होती है, एक DNS अलाउंस अगर वो कंडीशनल है तो कंडीशनल कब होगा, अगर ये तीनों में से एक भी चीज़ लिखी आ जाए, फॉर्म पार्ट ऑफ सैलरी है, रिटायरमेंट बेनिफिट्स में इंक्लूड होता है या अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट मिलता है, तीनों में से कोई भी एक चीज़ लिखी आ जाए DNS अलाउंस के बारे में तो वो कंडीशनल हो जाएगा। अगर तीनों में से एक भी चीज़ लिखी नहीं आती है तो आप छोड़ देंगे, वो कंडीशनल नहीं माना जाएगा। और कमीशन ऑन सेल बाय फिक्स पर्सन, अगर फिक्स पर्सन से आपको सेल पे कमीशन मिलता है तो इन तीनों का टोटल सैलरी कहलाएगा। अब सर ये एवरेज सैलरी कैसे निकलेगी, तो टैक्स ने बोला कि जो आपकी बेसिक सैलरी है DA जो है कंडीशनल कमीशन सेल है, ये 10 महीने की ली जाएगी, लास्ट 10 महीने, यानी जिस महीने आप रिटायर्ड हो रहे हैं उससे पीछे जाना है 10 महीने, यानी 10 महीने की बेसिक सैलरी लेनी है, 10 महीने का DA कंडीशनल लेना है, प्लस 10 महीने का कमीशन ऑन सेल लेना है बाय फिक्स पर्सन से, डिवाइडेड बाय 10, इसमें 10 का भाग लगा देना है क्योंकि एवरेज लेना है आपको। तो फिर ये जो आएगा इसे लिया जाएगा यहाँ पे एवरेज सैलरी, क्लियर। यानी जिस महीने आप रिटायर्ड हो रहे हैं उससे पीछे जाना है 10 महीने, 10 महीनों की बेसिक सैलरी लेनी है, 10 महीने का DNS अलाउंस कंडीशनल लेना है और कमीशन ऑन सेल बाय फिक्स पर्सन से लेना है और डिवाइडेड बाय 10 कर देना है एवरेज के लिए, तो एवरेज सैलरी आ जाएगी। फिर आप इस फॉर्मूले में लिख देंगे एवरेज सैलरी इंटू हाफ इंटू सर्विस पीरियड इन कंप्लीटेड ईयर। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा।
ये तो बात हुई कि रिटायरमेंट के समय अगर ग्रेचुटी मिलती है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए तो एग्जेम्प्ट होती है, प्राइवेट एम्प्लॉय के केस में आपको कैलकुलेशन करनी होती है कि वो डिपेंड करता है कि आप पे ग्रेचुटी एक्ट अप्लाई हो रहा है, अप्लाई नहीं हो रहा है। पर मान लो सर सर्विस में रहते हुए ग्रेचुटी का पैसा मिलेगा तो क्या होगा, तब फुली टैक्सेबल होगा, चाहे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे प्राइवेट एम्प्लॉय हो। अगर सर्विस में रहते हो, पहली बात तो मिलता ही नहीं है क्योंकि एज ए गिफ्ट है, रिटायरमेंट के समय ही देता है आपका एम्प्लॉय। पर मान लीजिए वो आपको ड्यूरिंग सर्विस पीरियड अगर आपको ग्रेचुटी का पैसा दे रहा है तो फुली टैक्सेबल होगा, चाहे प्राइवेट एम्प्लॉय हो चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, वो फुली टैक्सेबल होगा। अब मान लीजिए सर मैं 10 साल पहले कहीं और काम करता था, वहाँ से मैंने रिटायरमेंट ले लिया था। आप अपनी इच्छा से भी रिटायरमेंट ले सकते हैं, VRS कहते हैं, भी आप आगे पढ़ेंगे। और वहाँ मुझे 7 लाख रुपए की ग्रेचुटी मिली थी जो कि माफ़ हो गई थी, कैलकुलेशन की थी इसी तरीके से और मेरी एग्जेम्पशन आई थी 7 लाख। क्वेश्चन आपको खुद ही बता देगा कि ये बंदा पहले भी कहीं काम करके रिटायर्ड हो चुका है और इसे इतने रुपये की ग्रेचुटी मिली थी जो इसने माफ़ करा ली थी। अब ये दोबारा 10 साल बाद किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से रिटायरमेंट ले रहा है, ठीक है। तो फिर जब ये कैलकुलेशन होगी तो ये जो 20 लाख का मैक्सिमम अमाउंट है ना, ये पर एम्प्लॉयर नहीं है, ये लाइफ टाइम के लिए है। 20 लाख की मैक्सिमम एग्जेम्पशन, यानी ग्रेचुटी का अमाउंट मैक्सिमम 20 लाख तक माफ़ हो सकता है। तो 20 लाख में से 7 लाख की एग्जेम्पशन तो आप पहले ही ले चुके, तो आप कैलकुलेशन करते टाइम फिर यहाँ 13 लाख लिखेंगे। यानी क्या समझ में आया, अगर कोई एम्प्लॉय पहले भी ग्रेचुटी का कोई अमाउंट एग्जाम करा चुका है, वो प्रीवियस भी कहीं और वर्क करता था और वहाँ पे रिटायर्ड हुआ था और उसने ग्रेचुटी का कोई अमाउंट एग्जाम करवाया था, एग्जाम्पशन दी थी, तो जो मैक्सिमम लिमिट है उसमें से उस एग्जाम्पशन को घटा दिया जाएगा क्योंकि वो पहले ही माफ़ करवा चुका है उतना अमाउंट। फिर आप यहाँ 13 लाख रुपये लिखेंगे कंपेरिजन करते समय। यानी अगर कोई एम्प्लॉय पहले भी कहीं और काम करता था, वहाँ से उसे ग्रेचुटी मिली थी और उसने ग्रेचुटी का कोई अमाउंट एग्जाम करवाया था, माफ़ करवाया था, और दोबारा वो रिटायर्ड हो रहा है और फिर ग्रेचुटी मिल रही है, तो जितनी ग्रेचुटी पहले वो एग्जाम करवा चुका है उतनी आप मैक्सिमम अमाउंट में से माफ़ कर देंगे, ताकि ये थोड़ी 20-20 लाख हर बार एग्जाम्पशन मिलेगी। ये 20 लाख लाइफ टाइम एग्जाम्पशन है, अगर आप पहले भी कोई अमाउंट एग्जाम करवा चुके हैं तो उसे हटा दिया जाएगा। क्लियर? अब हम पढ़ लें, अब हम आपके मॉड्यूल से रीड कर लेते हैं और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ग्रेचुटी इज अ वॉलंटरी पेमेंट, यानी अपनी इच्छा से देता है मालिक, इसके लिए कोई एग्रीमेंट नहीं होता है। मेड बाय एन एम्प्लॉयर इन एप्रिसिएशन ऑफ सर्विसेज रेंडर्ड बाय द एम्प्लॉय, आपने जो आपके एप्रिसिएशन सम्मान के तौर पे, आपकी प्रशंसा के तौर पे, क्योंकि आपने सर्विस रेंडर मतलब दी है, इतने साल आपने काम किया है उस एम्प्लॉयर के लिए, तो एज ए गिफ्ट वो आपको जो पैसे दे रहा है अपनी इच्छा से, वो ग्रेचुटी कहलाता है। Nowadays gratuity has become a normal payment applicable to all employees। जनरली सारे ऑर्गेनाइजेशन आजकल ग्रेचुटी देने लग गए हैं। इनफैक्ट मतलब वास्तव में पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972 इज अ स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेचुटी। एक तरह से ये स्टैट्यूटरी मतलब लीगली हो गया है कि जनरली सारे ऑर्गेनाइजेशन को ग्रेचुटी देनी ही पड़ती है, तो एक तरह से एक्ट एप्लीकेबल लीगली हो चुका है सब जगह। पर वैसे नॉलेज के लिए बता दिए कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में 10 या 10 से ज़्यादा वर्कर काम करते हैं तो वहाँ पे ग्रेचुटी एक्ट 1972 एप्लीकेबल होता है। ऑलमोस्ट ऑल एम्प्लॉयज़ एंटर इनटू एन एग्रीमेंट विद एम्प्लॉय टू पे ग्रेचुटी। आजकल सारे एम्प्लॉयर एग्रीमेंट करते हैं, अपनी इच्छा से नहीं देते, आजकल वॉलंटरी एग्रीमेंट भी होता है, सॉरी वॉलंटरी तो अपनी इच्छा से होता है, आजकल सभी एम्प्लॉयर एग्रीमेंट करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ के साथ कि हम आपको ग्रेचुटी भी देंगे अगर एक सर्टेन टाइम पीरियड तक आप हमारे यहाँ काम करेंगे। थोड़ी आज आपने जॉब ज्वाइन करी और 2 महीने बाद ही बोलते हैं मैं तो रिटायरमेंट दे रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ छोड़ के, आप मुझे ग्रेचुटी का पैसा दीजिए, नहीं। एक टाइम पीरियड होता है, जनरली मोर देन 5 ईयर होता है। अगर आप 5 साल से ज़्यादा किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर लेते हैं तो ग्रेचुटी के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। एग्जेम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ ग्रेचुटी सेक्शन 10 सबसेक्शन 10। एग्जेम्पशन होता है कितना माफ़ हो जाएगा, टैक्स से कितनी छूट आपको मिलेगी। ग्रेचुटी रिसीव ड्यूरिंग सर्विस पीरियड, अगर आप सर्विस में रहते हुए आपको ग्रेचुटी का पैसा मिलता है तो फुली टैक्सेबल होगा, चाहे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे प्राइवेट एम्प्लॉय हो। सर्विस में रहते हुए अगर आपको ग्रेचुटी का पैसा मिलता है तो फुली टैक्सेबल होगा। रिसीव एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ, अगर रिटायरमेंट के समय या डेथ हो जाती है उस एम्प्लॉय की तब पैसा मिलता है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए तो फुली एग्जेम्प्ट हो जाएगा। लिखा हुआ है रिसीव अंडर द पेंशन कोड और रेगुलेशन एप्लीकेबल टू मेंबर ऑफ डिफेंस सर्विसेज में हैं आप, एम्प्लॉय हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, मेंबर्स हैं सिविल सर्विसेज, लोकल अथॉरिटी एम्प्लॉयज़, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय में दोनों आ जाएंगे, एटसेट्रा। फुली एग्जाम अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 क्लॉज 1। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ उस एम्प्लॉय को ग्रेचुटी का पैसा मिलता है, तो डेथ हो जाती है तो परिवार वालों को मिलता है तो भी एग्जेम्प्ट होगा और उससे मिलता है तो भी एग्जेम्प्ट होगा।
अगर आप अदर एम्प्लॉय मतलब अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आप देखा जाएगा कि आप पे ग्रेचुटी पेमेंट एक्ट 1972 अप्लाई हो रहा है या अप्लाई नहीं हो रहा। अगर आप पे ग्रेचुटी एक्ट 1972 अप्लाई होता है तो बताया था 3 पॉइंट करने होंगे, इन तीनों में से जो कम आएगा अमाउंट वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग वुड बी एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 क्लॉज सेकंड, इन तीनों में से जो कम होगा वो माफ हो जाएगा। पहला अमाउंट वही है एक्चुअल अमाउंट रिसीव, वास्तव में आपको कितना पैसा मिला अपने एम्प्लॉयर से वो लिख देंगे। दूसरा पॉइंट, इन पॉइंट को कैसे भी लिख सकते हैं, इन्होंने ऐसे लिखा है, आप पहले इसको लिखने पढ़ने इसको पढ़ने की बात है। दूसरा पॉइंट हो जाएगा लास्ट मंथ सैलरी, इन्होंने ऐसे लिखा, मैं ऐसे पढ़ देता हूँ, पहले ऐसे पढ़ देता हूँ, चलिए लॉ की लैंग्वेज। 15 डेज सैलरी देंगे आप बेस्ड ऑन लास्ट ऑन सैलरी, जो लास्ट ऑन सैलरी है जिस महीने आप रिटायर्ड हो रहे हो उस महीने की सैलरी देंगे, उसमें 15 डेज की सैलरी लेनी है, पूरे महीने की लेनी है। फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस और पार्ट इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ, देखिए पार्ट लिखा है 6 मंथ से ज़्यादा है तो उसे 1 साल मान लिया जाएगा। नंबर ऑफ डेज इन अ मंथ आपको 26 लेने हैं, यानी इस फॉर्मूले को आप ऐसे लिख सकते हैं, लास्ट मंथ सैलरी जो आपने लास्ट मंथ की सैलरी जिस महीने आप रिटायर्ड हो रहे हो उस महीने की सैलरी इंटू 15/26 लेना है, इंटू सर्विस पीरियड इन ईयर लेना है। अगर इन ईयर का मतलब हो गया मोर देन 6 मंथ है अगर, तो फिर आप उसे 1 साल कंसिडर करेंगे। अगर आप पे ग्रेचुटी एक्ट 1972 अप्लाई नहीं होता है तब भी 3 पॉइंट करने होंगे, इन तीनों में से जो कम होगा माफ हो जाएगा। पहला पॉइंट तो वही होगा एक्चुअल अमाउंट रिसीव, 2 पॉइंट तो कॉमन है, एक्चुअल अमाउंट रिसीव जो आपको मिला मैक्सिमम 20 लाख। अब ये फॉर्मूला बनेगा, हाफ मंथ सैलरी लेंगे वो 15 दिन की सैलरी लेंगे बेस्ड ऑन एवरेज ऑफ लास्ट 10 मंथ की सैलरी पे बेस्ड होगी ये सैलरी फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। फ्रैक्शन टू बी इग्नोर, देखिए फ्रैक्शन को इग्नोर करना है, चाहे मोर देन 6 मंथ हो चाहे लेस देन 6 मंथ को आपको इग्नोर कर देना है। तो इस फॉर्मूले को आप ऐसे लिख सकते हैं, एवरेज सैलरी ऑन द बेसिस ऑफ 10 मंथ के बेस पे जो एवरेज सैलरी आएगी वो लेंगे, इंटू हाफ करेंगे, इंटू सर्विस पीरियड कंप्लीटेड ईयर। कंप्लीट ईयर का मतलब है मंथ्स को इग्नोर करना है, चाहे मोर देन 6 मंथ हो चाहे लेस देन 6 मंथ हो। एनी डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेचुटी रिसीव होती है बाय एन एम्प्लॉय ऑन हिज रिटायरमेंट और हिज बिकमिंग इनकैपेसिटेटेड, अगर आप काम करने के अयोग्य हो गए तब भी आपको पैसा मिलेगा, आप काम नहीं कर पाएंगे प्रायर टू सच रिटायरमेंट, और ऑन हिज टर्मिनेशन या आपको जॉब से निकाला जा रहा है, टर्मिनेट किया जा रहा है, और एनी ग्रेचुटी रिसीव बाय हिज विडो, आप अगर उस एम्प्लॉय की डेथ हो गई तो उसकी विधवा को मिल रही है, चिल्ड्रन बच्चों को मिल रही है, डिपेंडेंट को मिल रही है ऑन हिज डेथ, तो वो आपकी एग्जेम्प्ट होगी। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए, प्राइवेट एम्प्लॉय के लिए तो आपको कैलकुलेशन करनी होगी जो आप ये पढ़ रहे हैं। सैलरी फॉर दिस पर्पज मींस बेसिक सैलरी, आपने पढ़ लिया था कि अगर ग्रेचुटी एक्ट 1972 एप्लीकेबल होता है तो फिर आप सैलरी का मतलब क्या होगा, एक तो बेसिक सैलरी आपको लेनी है और डीएनएस अलाउंस आपको लेना है, बस ये 2 ही चीज़ें लेनी है, यानी डी हमेशा ही लेना है चाहे वो कंडीशनल हो या ना हो, अगर ग्रेचुटी एक्ट 1972 एप्लीकेबल होता है तो। सैलरी फॉर दिस पर्पज मींस बेसिक सैलरी, इसमें जो आपने एवरेज सैलरी पढ़ी थी, एवरेज जो ग्रेचुटी एक्ट 1972 अगर एप्लीकेबल नहीं होता है तो जैसे आप एचआरए में करते थे हाउस रेंट अलाउंस में जो सैलरी का मतलब था वही मतलब है यहाँ पर। सैलरी फॉर दिस पर्पज मींस बेसिक सैलरी आपको लेनी है जो पे स्केल से कैलकुलेट होती है, डीएनएस अलाउंस लेना है इफ प्रोवाइडिंग टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट, अगर फॉर्मिंग पार्ट है सैलरी का, अगर डी कंडीशन है तो लेना है, और कमीशन ऑन सेल बाय फिक्स परसेंट से मिल रहा है तो आपको लेना है। वेयर ग्रेचुटी इज रिसीव फ्रॉम 2 और मोर एम्प्लॉयर, अगर आपको एक से ज़्यादा एम्प्लॉयर से पैसा मिलता है इन द सेम प्रीवियस ईयर में, आप 2 जगह काम करते थे, तो पार्ट टाइम बेसिस पे तो 2 जगह से रिटायर्ड हो रहे हैं, देन एग्रीगेट अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स कैन नॉट एक्सीड 20 लाख, तो 40 लाख नहीं लेंगे, 2 एम्प्लॉयर हो गए तो 40 लाख नहीं, आपको बता दिया पूरे लाइफ टाइम में 20 लाख रुपए से ज़्यादा की एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी ग्रेचुटी के लिए। तो अगर आप एक से ज़्यादा जगह से भी आपको ग्रेचुटी का अमाउंट रिसीव होता है तो मैक्सिमम लिमिट तो वही रहेगी 20 लाख, यानी कभी भी 20 लाख रुपए से ज़्यादा की एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी इन रिस्पेक्ट ऑफ ग्रेचुटी। वेयर ग्रेचुटी इज रिसीव इन एनी अर्लियर प्रीवियस ईयर, अगर आपको पहले के सालों में भी ग्रेचुटी का पैसा मिल चुका है फ्रॉम फॉर्मर एम्प्लॉयर, आपके पहले वाले मालिक से, एंड अगेन रिसीव फ्रॉम अनदर एम्प्लॉयर, और दोबारा आप कहीं और काम करते थे वहाँ से, इन लेटर प्रीवियस ईयर बाद के सालों में दोबारा ग्रेचुटी का पैसा मिलता है, तो लिमिट ऑफ ₹20 लाख विल बी रिड्यूस, उस 20 लाख रुपये को घटा दिया जाएगा बाय द अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी एग्जेम्प्ट अर्लियर, जितना पैसा पहले माफ़ करा चुके हैं। बताया था कि 20 लाख रुपए मिले आपको, 7 लाख रुपए की छूट आप पहले ले चुके हैं ग्रेचुटी की, तो फिर 13 लाख लेंगे कंपैरिजन करते टाइम, यानी अगर आप पहले भी कहीं पर काम करते थे जहाँ पे आपको ग्रेचुटी मिली थी और आपने ग्रेचुटी का पैसा वहाँ पे एग्जेम्प्ट करवाया था, उस टैक्स के अकॉर्डिंग एग्जेम्प्ट हो गया था, तो जितना भी एग्जेम्प्ट हो गया था वो मैक्सिमम लिमिट में से कम कर दिया जाएगा।
इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि ग्रेजुएटी अप्लाई होता है और अप्लाई नहीं होता तो वहाँ सैलरी का डिफरेंस है, ठीक है। डिफरेंस इन डेफिनेशन, सैलरी का मीनिंग अलग है। अगर ग्रेजुएटी एक 1972 अप्लाई होता है तो सैलरी में दो ही चीज़ें दी जाती हैं, एक तो बेसिक सैलरी और डीए कंडीशनल। और ग्रेजुएटी एक 1972 एप्लीकेबल नहीं होता है तो जो हाउस रेंट अलाउंस में आप लेते थे वही है सैलरी का मतलब, बेसिक सैलरी plus DA conditional plus commission on sale, and the manner of computation third limit in case of employee covered under payment of gratuity 1972 and those not covered for determining the amount of exempt gratuity। यानी ये पैराग्राफ ये कह रहा है कि जो ग्रेजुएटी की एग्जेम्पशन है वो इस बात पे डिपेंड करती है कि आप पे ग्रेजुएटी एक 1972 अप्लाई हो रहा है अप्लाई नहीं हो रहा है। एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 यानी जो ग्रेजुएटी की एग्जेम्पशन है वुड बी अवेलेबल, मिल जाएगी टू एन असेसी इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रेजिम अंडर विच ही पे टैक्स। दो टैक्स के रेजिम है, मतलब दो एरिया हैं टैक्स के, दो ऑप्शन से आप टैक्स पे कर सकते हैं। एक तो न्यू टैक्स रेजिम है, ठीक है, और एक ओल्ड टैक्स रेजिम या नॉर्मल रेजिम है। दोनों में कोई सा भी टैक्स पे का अगर आप ऑप्शन चूज करते हैं तो उन दोनों केसेस में आपको ग्रेजुएटी की छूट दी जाएगी। अब हम एग्जाम्पल करते हैं। Mr. Ravi retired on 15 June 2023 after completion of 26 year 8 month of service। 26 साल 8 महीने की जॉब करने के बाद आप रिटायर्ड होते हैं। तो अगर आप पे ग्रेजुएटी एक 1972 अप्लाई हो रहा है तब तो ये मोर देन 6 मंथ हैं, तब तो यहाँ 27 साल हो जाएंगे, 27 ईयर आप लेंगे। और ग्रेजुएटी एक 1972 आप पे अप्लाई नहीं होता है तो आपने पढ़ा था मंथ्स को हमेशा इग्नोर करना है, वहाँ सर्विस पीरियड कंप्लीटेड लेना है तो वहाँ 26 साल लेंगे। मंथ ऑफ सर्विस एंड रिसीव ग्रेजुएटी रुपीज़ 15 लाख, आपको 15 लाख रुपए की ग्रेजुएटी मिली है। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट हिज सैलरी वॉज, आपकी सैलरी दे रखी है रिटायरमेंट के समय। बेसिक सैलरी मिलती थी 50,000 पर मंथ, डीएनएस अलाउंस मिलता है 10,000 पर मंथ, 60% ऑफ विच इज़ फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट, यानी 60% डी कंडीशनल हो गया, रिटायरमेंट बेनिफिट की कैलकुलेशन में ऐड हो रहा है। डीए के लिए इन तीनों में से कोई भी लाइन लिखी आ जाए तो डी कंडीशनल हो जाता है, एक तो रिटायरमेंट बेनिफिट की कैलकुलेशन में ऐड हो रहा है, या ये लिखा आ जाए अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आपको मिलता है, या ये लिखा जाए वो फॉर्म पार्ट ऑफ सैलरी। इन तीनों में से कोई भी एक लाइन लिखी आ जाए तो डीएनएस अलाउंस कंडीशनल बोलते हैं। कमीशन मिलता है 1% ऑफ टर्नओवर, यानी फिक्स परसेंट से कमीशन मिल रहा है टर्नओवर यानी सेल पर। टर्नओवर यानी सेल दे रखी है इन द लास्ट 12 मंथ वॉज रुपीज़ 1,20,00,000। बोनस मिलता है आपको 25,000 पर एनम, ठीक है। कंप्यूट हिज टैक्सेबल ग्रेजुएटी अज्यूमिंग, आपको ग्रेजुएटी का अमाउंट बताना है, कितनी ग्रेजुएटी पे जो 15 लाख रुपए की ग्रेजुएटी मिली है उस पर कितना टैक्स लगेगा। एक बार मानना है ही इज अ प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय, आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, कवर्ड बाय पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक 1972, आप पे ग्रेजुएटी एक 1972 अप्लाई होता है। एक बार मानना है ही इज अ प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय है, ही नॉट कवर्ड बाय ग्रेजुएटी पेमेंट एक्ट 1972 आप पे अप्लाई नहीं होता है। और एक बार मानना है आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। तो थर्ड केस में तो पहली बात तो कोई कैलकुलेशन होगी नहीं, आप पढ़ चुके हैं, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट जो आपको ग्रेजुएटी का पैसा मिलता है वो फुली एग्जेम्प्ट होता है। तो थर्ड केस में तो आप केवल नोट लिख देंगे कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनके लिए ग्रेजुएटी का पैसा सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 में फुली एग्जेम्प्ट है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। हम इन दोनों की कैलकुलेशन करेंगे। एक बार मानना है कि आप पे ग्रेजुएटी पेमेंट एक अप्लाई होता है, एक बार मानना अप्लाई नहीं होता है। तो ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। आप पढ़ चुके हैं कि अगर आपको ग्रेजुएटी मिलती है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और आप प्राइवेट एम्प्लॉय हैं तो ये देखा जाता है कि आप पे ग्रेजुएटी 1972 अप्लाई होता है या अप्लाई नहीं होता। अगर अप्लाई नहीं होता है तो भी 3 पॉइंट होते हैं, अप्लाई होता है तो भी 3 पॉइंट होते हैं। तीनों में से जो कम होता है वो एग्जेम्प्ट हो जाता है। तो हम पहले बात करेंगे जब ग्रेजुएटी एक्ट 1972 अप्लाई होता है, इन तीनों में से जो अमाउंट कम आएगा वो एग्जेम्प्ट होगा। पहला होता है एक्चुअल अमाउंट रिसीव, आपको वास्तव में कितने पैसे दिए आपके एम्प्लॉय ने, 15 लाख, वो लिख दिया 15 लाख रुपए एक्चुअल अमाउंट रिसीव। तीसरा पॉइंट भी बहुत ईजी होता है, मैक्सिमम अमाउंट। मैक्सिमम अमाउंट मतलब कभी भी इससे ज़्यादा की एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी पूरे लाइफ टाइम में। ग्रेजुएटी के लिए वो 20 लाख है, 20 लाख से ज़्यादा की एग्जेम्पशन आप ले ही नहीं सकते। तीसरा पॉइंट होता है लास्ट मंथ सैलरी, जिस महीने आप रिटायर्ड होने उस महीने की सैलरी लिखनी है, इंटू 15/26 लिखना है। 15 दिन की सैलरी को बेस मानते हैं ग्रेजुएटी के लिए, यानी हर साल जितने साल आपने काम किया हर साल 15 दिन की सैलरी के अकॉर्डिंग आपको ग्रेजुएटी मिलनी चाहिए, टैक्स वाले बोलते हैं। और इनटू सर्विस पीरियड इन ईयर्स, यहाँ पे था सर्विस पीरियड इन ईयर्स। इन ईयर्स का मतलब था मोर देन 6 मंथ है तो 1 साल लिया जाएगा। अब सैलरी में क्या क्या आएगा आपने पढ़ा था, एक तो बेसिक सैलरी और डी ऑलवेज। आपने पढ़ा था कि अगर ग्रेजुएटी एक 1972 अप्लाई होता है तो सैलरी में 2 चीज़ें ली जाती है, एक तो बेसिक सैलरी प्लस डीए ऑलवेज लेना है, बस ये 2 चीज़ें। तो बेसिक सैलरी कितनी है, क्वेश्चन बोल रहा है 50,000 है आपकी पर मंथ, और डीए कितना है 10,000 पर मंथ है। तो हमेशा डीए ऑलवेज लेना है, तो 50 + 60 2 ही चीज़ें लेनी है, 60,000। तो लास्ट मंथ सैलरी जब आप रिटायर्ड हो रहे हैं तो आपकी 60,000 होगी एज पर
इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग ग्रेचुटी एक्ट अप्लाई हो रहा है, इंटू 15/26 तो है ही एज इट इज़। सर्विस पीरियड इन ईयर लेना है, अगर आपने मोर देन 6 मंथ काम किया है तो उसे 1 साल मान लिया जाएगा। क्वेश्चन साफ साफ बोल रहा है 26 साल 8 महीने काम किया है आपने, तो मोर देन 6 मंथ है तो इसे 1 साल माना जाएगा, यानी 26 + 1 27 ईयर आपने काम किया है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 27, राइट। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। 60,000 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 26 इंटू 27, तो ये आ जाएगा 9,34,615 सॉल्व करके अमाउंट जो आएगा। अब इन तीनों में से जो कम होगा माफ़ हो जाएगा, ठीक है। एक्चुअल अमाउंट रिसीव या लास्ट मंथ सैलरी इंटू 15/26 इंटू सर्विस पीरियड इन ईयर और मैक्सिमम 20 लाख, विच एवरेज है, साफ साफ दिख रहा है यही अमाउंट कम आ रहा है, इन तीनों में से जो कम हो ये माफ़ हो जाएगा। तो मिले कितने हैं 15 लाख, आपको मिले हैं 15 लाख, माइनस ये एग्जेम्प्ट हो जाएंगे 9,34,615, तो आपको टैक्स देना होगा। आपका आंसर आएगा टैक्सेबल अमाउंट भाई 15 लाख ऐसे लिख सकते हैं आप, 15 लाख रुपए आपको मिले हैं, 15 में से 9,34,615 एग्जेम्प्ट हो जाएगा, तो 5,65,385 पर टैक्स आपको देना होगा। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं जब 1972 ग्रेचुटी एक्ट 1972 आप पे अप्लाई नहीं होता है, तो पहला पॉइंट तो वही है सेम, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड 15 लाख रुपए क्वेश्चन में साफ साफ दे रखा है कि आपको 15 लाख रुपए मिले। तीसरा पॉइंट भी ठीक है, मैक्सिमम अमाउंट सेम होगा, मैक्सिमम अमाउंट 20 लाख, कभी भी 20 लाख रुपए से ज़्यादा की एग्जेम्पशन आप नहीं ले सकते पूरे लाइफ टाइम में ग्रेचुटी के लिए। दूसरे पॉइंट में चेंज हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा एवरेज सैलरी इंटू हाफ इंटू सर्विस पीरियड इन कंप्लीटेड ईयर। कंप्लीट ईयर का मतलब है मोर देन 6 मंथ भी होगा तो आप उसे इग्नोर करेंगे नहीं, फ्रैक्शन को मंथ्स को हमेशा इग्नोर किया जाएगा, मंथ और डेज को हमेशा सर्विस पीरियड कंप्लीटेड लेने हैं। तो अब एवरेज सैलरी निकालनी पड़ेगी। एवरेज सैलरी का मतलब आपने पढ़ा था पीछे जाना है 10 महीने, जिस महीने आप रिटायर्ड हो रहे हैं उससे पीछे जाना है 10 महीने, उन 10 महीनों की सैलरी लेनी है और 10 का डिवाइड लगाना है तो एवरेज सैलरी आ जाएगी। क्या क्या लेना है सैलरी में, वही जो HRM में लेते थे आप, तो एक बेसिक सैलरी प्लस DA कंडीशनल लेना है आपको, और कमीशन ऑन सेल बाय फिक्स पर्सन से मिलता है तो वो लेना है, और डिवाइडेड बाय 10 करना है। तो बेसिक सैलरी क्वेश्चन साफ साफ बोल रहा है आपकी जो बेसिक सैलरी है वो 50,000 रुपये पर मंथ है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 50,000 इंटू 10, 10 महीने की लेनी है ना 10, प्लस DA कंडीशनल लेना है। तो क्वेश्चन साफ साफ बोल रहा है कि DA 10,000 रुपये मिलता है पर मंथ, पर इसका 60% ही रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए इंक्लूड होता है, तो 60% ही आप लेंगे। वो DA कंडीशनल है, 60% 10,000 का आएगा 6,000 रुपये पर मंथ, तो 6,000 इंटू 10, ये 10 महीने का डी हो गया, प्लस कमीशन ऑन सेल बाय फिक्स पर्सन। आपको सेल पे कमीशन मिलता है 1% से, फिक्स पर्सन से मिल रहा है। सेल है 12 मंथ की 1,20,00,000, तो हमें तो 10 महीने का लेना है कमीशन भी, तो आप पहले चाहें तो 1 महीने का निकाल लें। जैसे 1,20,00,000 का अगर 1% आप निकालेंगे तो 1,20,000 रुपये आ जाएगा। 1,20,00,000 इंटू 1%, ये 1,20,000 आ गया, तो पूरे 12 महीने का कमीशन आ गया ना। हमें तो 10 महीने का चाहिए, ठीक है, तो आप चाहें तो इसमें 12 का डिवाइड लगा लें, यानी हर महीने का कमीशन 10,000 बन रहा है। वापस समझ लें 1,20,00,000 रुपये सेल है, इसका 1% 12 मंथ का कमीशन बना आपका, डिवाइडेड बाय 12 कर लें, तो पर मंथ का कमीशन आ गया 10,000 और हमें चाहिए 10 महीने का, इंटू 10 कर दी, डिवाइडेड बाय 10। अभी सब में 10 का डिवाइड लग जाएगा क्योंकि हमें एवरेज सैलरी लेनी है, तो हम इसे सॉल्व करेंगे। 50,000 इंटू 10 मेमोरी प्लस 6,000 इंटू 10 मेमोरी प्लस और 10,000 इंटू 10 मेमोरी प्लस, MRC मेमोरी रिकॉल, यानी टोटल 10 महीने की सैलरी आ गई 6,60,000, इसमें डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगा, तो आपकी एवरेज सैलरी जो आ गई वो आ गई 66,000। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब हम फॉर्मूले में रख देंगे इसको, एवरेज सैलरी 66,000 आ गई, फॉर्मूला है एवरेज सैलरी तो 66,000 इंटू हाफ सर्विस पीरियड इन कंप्लीटेड ईयर। 26 साल 8 महीने काम किया है तो मंथ को तो इग्नोर करना है, डेज और मंथ को इग्नोर करना है इन ईयर कंप्लीटेड ईयर में, तो यहाँ 26 साल ही माने जाएंगे। अब हम सॉल्व करते हैं इस फॉर्मूले को। 66,000 इंटू हाफ लेना है तो डिवाइड बाई 2 इंटू 26, तो ये आ गया 8,58,000, 8,58,000 रुपये आ गए आपके सॉल्व करने के बाद। 66,000 इंटू डिवाइडेड बाई 2 हाफ ले लिया और इंटू 26 कर दिया, 8,58,000। तो विच एवरेज लेस इन तीनों में से जो कम होगा, तो साफ साफ दिख रहा है यही अमाउंट कम है तीनों में से। तो मिले कितने, वही सेम, आपको 15 लाख रुपए मिले हैं, राइट। इसमें से 8,58,000
8,58,000 एग्जेम्प्ट हैं, विच एवर लेस, तो रिमेनिंग अमाउंट आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा, यानी 6,42,000 पे टैक्स देना होगा। आई होप समझ में आ गया होगा। हम चेक कर लेते हैं। देखिए पहले केस में जब एक्ट अप्लाई हो रहा था तो 5,65,385 मैंने आपको टैक्सेबल बताया था, और दूसरे केस में 6,42,000 जब एक्ट अप्लाई नहीं हो रहा वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आपको डे टू डे बेसिस पे टैक्स की वीडियो अवेलेबल हो जाए। अब नेक्स्ट मैं CA फाउंडेशन और CA फाइनल का भी स्टार्ट करूंगा टैक्स का। तो अगर आपके कोई पर्सन है जो CA फाउंडेशन में है, कोई बच्चा अकाउंट्स पढ़ रहा है, या CA फाइनल में कोई इनडायरेक्ट टैक्सेशन है, तो उसे भी आप रेफ़र कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।